की टीवी में मुजाहिर वल्वी आपको खुशामदीद कहता है। और अब कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया है। तौहीन अदालत का सुना करते थे कि जुडिशरी को सबसे मुक़द्दम और मुक़द्दस इदारा समझा जाता था, लेकिन पार्लियामेंट जो एक अवामी मुंतखब इदारा होता है उसका भी कहा गया कि तौहीन की जा रही है जुडिशरी की जानिब से, और इस तरह जुडिशरी की बालादस्ती को ख़त्म करने या जो चेक बैलेंस था पार्लियामेंट पे उसको ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है। खुद तौहीन पार्लियामेंट क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि ख्वाजा आतिफ साहब ख़वातीन को बारे में उन्हें खंडरात से ख़िताब कर रहे थे। बाद में सुना स्पीकर साहब ने जो है वो अगर मेरा ख्याल हदफ करा दिए, लेकिन वो उनके अल्फाज गए कि मुखालिफ ख़वातीन को, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को खंडरात से ताबित कर रहे थे। अगर ख़वातीन उनकी खंडरात से ताबित करते हैं तो यही अल्फाज ख़ुद हुकूमती वज़रा, वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी के बारे में भी कही जा सकते हैं। कुछ और भी उन्होंने अल्फाज कहे और ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं। बड़ा दिलचस्प बात है कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल उस वक्त पास किया जा रहा है जब ख़ुद उनका वज़ीर दिफ़ा इस्तेमाल कर रहा है ऐसे अल्फाज ख़वातीन के लिए। मैं चाहता तो नहीं हूँ कि अपने मोहतरम इरफान कादिर साहब माविन वज़ीर हैं, वज़ीर आज़म के माविन हैं, उनसे इस हवाले से बात करूँ। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, आपने वक्त निकाला। लेकिन तौहीन अदालत सुना था, अब ये तौहीन पार्लियामेंट यही ना कि उनकी चेक नहीं किया जाए जो उनके पास किए हुए जो अक्सरियत की या रुतलेस अपनी जो ताकत है उससे जो एक्ट करती है, बिल पास करती है पार्लियामेंट, ऐसा ही है मोहतरम इरफान कादिर साहब? देखें, अदलिया ने बेदरेग इस्तेमाल किया तौहीन अदालत के कानून को, और जब पार्लियामान ने एक बनाया तौहीन अदालत का कानून तो उसने उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। हालांकि वो इख्तियार जो था वो अदालतों को था, वो सुप्रीम कोर्ट को था, लेकिन 2012 का एक्ट जो है उन्होंने बाहर फेंक दिया और अपनी मर्जी का कानून खुद ही अपने बना लिया अपना अदलिया ने। और फिर इन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया पार्लियामान के मेंबरों के साथ, वज़ीर आज़म के साथ। तो ये तो मकाफात अमल है, ये होना था। और अदलिया की तकरीम से बहुत ज्यादा पार्लियामान की तकरीम है, खास तौर पर जब पार्लियामान कानून बनाती है और उस कानून का भी जिस तरीके से ठट्ठा उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जरूरी था इस वक्त कि अदलिया जो है उसको पाबंद किया जाए कि वो अपने दायरे अख्तियार में रहे। और ये अदलिया अगर ये सब कुछ ना करती माजी में तो आज शायद इस कानून की जरूरत ना पड़ती, लेकिन अब जरूरी हो गया था और ये अच्छा किया कि ये कानून बनाया। लेकिन इरफान साहब, अगर पार्लियामान जो है वो खिलवाड़ करे, जिस तरह आप कहते हैं अदलिया कर रही थी अक्सरियत की बुनियाद पर, मैं ज़्यादा तारीख में नहीं जाऊँगा किस तरीके से अक्सरियत की बुनियाद पर अराकीन असम्बली को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता था। आप जो है अक्सरियत की बुनियाद पे बिल पास करते थे जिसमें कहते थे कि जनाब जजिस से जो है उसका इख्तियार ले लिया जाए कि वो ज़मानत ले सके। वो बिल पास करते थे कि जी 90 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, बल्कि 15 दिन के अंदर जो पेश किया जाता था किसी मुखालिफ को, सियासी कारकुनों को, वो वैसे किया है आइनी कानूनी। और फिर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, अभी मैं ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र कर रहा था, और दुपट्टे फेंके जाते थे, क्या क्या पार्लियामेंट में नहीं हुआ, बाद में हदफ करते थे। तो पार्लियामेंट अगर अक्सरियत की बुनियाद पर खिलवाड़ करे तो, अगर पार्लियामान ने खिलवाड़ शुरू कर दिया तो फिर अवाम उसको ठीक करेंगे। उसको ठीक करने के लिए नहीं है, फिर अवाम ठीक करेंगे। अदलिया पार्लियामान से ऊपर नहीं है, इसलिए कोई भी अगर वो खिलवाड़ करेगी तो उसका नुकसान उन लोगों को होगा जो पार्लियामान के मेंबरान होंगे। वो बेचारे आवाम का क्या, आप वोट लेने के बाद आवाम के पास जाते कौन हैं? आपने सॉरी रिकॉर्ड उठा लीजिए पूरे, अगर इधर 1.25 साल में आप बताइए कि ये अराकीन असम्बली आवाम के पास गए कौन सा? पूरा आवाम से जिस तरह वोट लिए जाते हैं वो भी आपको पता है। जो आपका फ्यूडल जो करोड़ों रुपए खर्च करता है, जो अपने बरादरियों की बुनियाद पे जीतता है, वो उनको पिछड़ा हारी समझता है। आवाम कहाँ से करेंगे? कब हुआ आवाम ने? सॉरी टू से, मतलब ये कि जो कुछ अदलिया करती थी उस पर एक चेक बैलेंस होता था ना। अब यही कि इलेक्शन कमीशन किसको जवाब दे है, अदलिया को होगा या पार्लियामान को?
इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को जवाब देनी है, इलेक्शन कमीशन पार्लियामान को जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट भी पार्लियामान को जवाब दिया, तमाम अदारे पार्लियामान को जवाब दिया और जो पार्लियामान कानून बनाती है उसके मुताबिक वो चलेंगे, वो उससे इनराफ नहीं करेंगे। तो फिर ये जो आपकी पार्लियामान जो है, ये जो अभी जो हमने तजर्बा देखा मई में जो आए थे निगरां, उन्होंने 3 महीने के बाद भी मौजूद रहे, बल्कि आज 7वां महीना चल रहा है, बल्कि ये अगले 10 महीने भी रहेंगे। और 14 अगस्त के बाद ये आइन कहाँ आपको रोकता है कि वो जो है इलेक्शन कराएं या ना कराएं? यानी ये जो आइन इसमें खामोश है ना, जिस तरह के पंजाब और केपी के इलेक्शन में रहा, ज़िमनी इलेक्शन के, अभी भी आप अगर असम्बलियाँ जो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएंगी या कर दी जाएंगी, उसके बाद कैसे, किस बात की ज़मानत है कि वो ज़रूर इलेक्शन कराएं? इरफान गाजी साहब देखें, जहाँ तक रहा निगरान का काबीना का ताल्लुक, निगरान काबीना के वो तमाम इख्तियारात होंगे जो कि एक इलेक्टेड काबीना के होते हैं, क्योंकि जब इलेक्टेड काबीना जो अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो ये नहीं है कि आप मुल्क को बगैर हुकूमत के छोड़ दे, तो हुकूमत अपनी जगह कायम रहती है और इसलिए वो किसी अदलिया के पाबंद नहीं है कि अदलिया जो उनको भी डिक्टेट करेगी। और जहाँ तक अदलिया की हैसियत है, वो आप समझ लें कि ना वो सही तक इलेक्टेड है, ना वो प्रॉपरली सिलेक्टेड है, और वो गैर इलेक्टेड होने के सारे मुल्क पे हावी रहे पिछले तकरीबन कोई 12-14 साल, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत था, जो हो ही नहीं सकता था। उन्होंने एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने पार्लियामान के कानून को भी बालाए ताक रख दिया, और अब इन हालात में जरूरी था कि इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत किया जाए, आइंदा हुकूमत जो आ रही है उसको भी मजबूत किया जाए, निगरान हुकूमत को, क्योंकि ना निगरान हुकूमत ताबे अदलिया के, ना इलेक्शन कमीशन ताबे है, और पार्लियामान तो वैसे ही मदर ऑफ ऑल लॉज है, उन्होंने कवानीन बनाने और अदलिया पाबंद है उन कवानीन को फॉलो करने। मोहतरम इरफान कादिर साहब, आप तो खुद एक आइन के कानून के अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, ये तो आइन ने दिया था ना सुप्रीम कोर्ट या जजों को इख्तियार, ये तो आइन और सुप्रीम कोर्ट कहता है ना कि 19 जज होंगे या 16 की 13 होंगे या 14 होंगे या जिसमें फिर तरामीम करके जरिए उन्हें इजाफा किया जाता है। यानी कोई जज तो कहीं इलेक्ट नहीं होता ना, बाकायदा इलेक्शन तो उसके नहीं होते ना, आइन ने उसे ये मकाम दिया है जजों को। उसका एक प्रोसेस होता है ना, लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, फिर सीनियरिटी बुनियाद पे, अब तो सीनियरिटी बुनियाद पे जाते हैं ना, पहले तो जूनियर जजों को भी बना लिया करते थे। फिर हमने तो खैर तारड़ साहब जैसे जज भी देखे हैं, ब्रीफ केस पता नहीं क्या क्या होता था, जजेस यकीनन, लेकिन वो एक प्रोसेस था ना, तरीका था ना, और ये और आपकी पार्लियामान को सूट करता था, वो इस्तेमाल करते थे उनको। तो आप जो जुडिशरी आपको सूट करे, जिस पार्टी को वैसा बना लें, सूट ना करे तो फिर आप अपने उनके पर बालादस्त हो जाएं। शायद मैं आपको समझा नहीं सका, ये जब से ये सो कॉल्ड आज़ाद अदलिया आई है, जिसको कहा गया था कि जिसकी बहाली कराई गई वकला के जरिए और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जिस अदलिया की बहाली कराई गई थी, मैं उस अदलिया की बात कर रहा हूँ जो कि जिसकी बहाली ना तो कानून के मुताबिक थी ना आइन के मुताबिक थी, बल्कि वो कहते हैं कि हम पीपल्स अदलिया थे। अब अगर उनको वाकई शौक है, वो समझते हैं पीपल्स अदलिया, तो फिर वो भी आके इलेक्शन लड़े, पार्लियामान में आए और अपनी जो पॉपुलैरिटी है फिर साबित करें। तो फिर आप ही लोगों ने तो बड़ी, आपका मतलब ये कि ये जो बड़े बड़े सरखेल थे, अली अहमद कोर्ट, मुनीन मलिक नाम भी नहीं आता उन लोगों ने, उन्होंने ही तो फिर 14 कोर्टों की बहाली की तहरीक चलाई थी ना, अदलिया की बालादस्ती की। उसके बाद जब उन्होंने अपना असल फेस दिखाया तो आप, सॉरी टू से, इस्टेब्लिशमेंट भी और पार्टियां भी और खौफजदा हो गई। तो आप ही ने तो बहाल करवाई थी ये 14 कोर्टें। तो वो चौधरी कोर्ट का भरम तो टूट चुका है ना, आप ही जानते हैं उसको, उस पर मैं मजीद क्या बात करूंगा। भरम टूट, तो फिर अब आप ये चाहते हैं कोई नया पीसीओ आए। पीसीओ का मतलब जो ज़ियाउल हक साहब जिस तरीके से लाए थे कि अपनी पसंद के जजों को सुपरसीड किया और जिन जजों को नहीं चाहते थे उनसे हेल्प नहीं लिया, यही हुआ था ना। बाद में भी यही करते रहे, जजों की उम्र कम की जाए, जजों की मुद्दत पूरी कम की जाए, सीनियरिटी का को भी बाईपास किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट से अपने मतलब के लेके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। ये फिर ये चाहते हैं कि पीसीओ जो आपको इल्म है कि उसका पूरा तारीखी पस मंजर है। ना आप देखें कैसी बात आप कर रहे हैं। पार्लियामान आएगी तो पार्लियामान कानून साजी नहीं करेगी, पार्लियामान आईनी तरह नींद नहीं करेगी, पीसीओ थोड़ा ही है ये।
पीसीओ के जरिए तो ये सारे जज आए हुए, इफ्तिखार चौधरी जो थे और उनके साथ जितने उनके रुफका कार जजेस से तमाम पीसीओ जजेस थे, और उन पीसीओ जजेस ने पिछले 12-14 साल आपके मुल्क के साथ जो किया आप जानते नहीं है, वो थे पीसीओ जजेस। और इन पीसीओ जजेस ने निकाल दिया उन जजेस को जिन्होंने आइन के नीचे हलफ उठाए थे। अब ये पीसीओ जजेस जो है हमेशा के लिए खत्म होंगे और नई अदलिया तश्कील पाएगी जो कि पीसीओ अदलिया नहीं होगी। शुक्रिया इरफान कादिर साहब, मादत के साथ कि आप तो माशाल्लाह, मैं पहले ही गाइडलाइन लेता हूं बल्कि, और ये जो मेरे सवाल में ज़रा अगर आवाज़ भी ज़रा सा बुलंद हुई है तो उसका सबब यह है कि थोड़ी सी मज़ीद आपसे मालूमात लेनी थी, वरना मैं तो आपको एक अथॉरिटी समझता हूँ। मैं तो सियासत और सहाफ़त बल्कि कानून का एक तालिब इल्म ही हूँ। बहरहाल शुक्रिया मोहतरम इरफान कादिर साहब। और ज़रा मैं एक मौजूद से हट के जाऊँ कि जो पाबंदियों का सिलसिला है या बालादस्त तबका का मसला है, वो किसी एक जगह नहीं, वो हर जगह जारी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और सेंसरशिप अखबारों की तो होती ही थी, स्क्रीनों पर भी हिदायतें आती थी जो बहरहाल ख़ास हालात में ज़रूरी भी होती हैं। लेकिन अभी एक वर्चुअल नेटवर्क कंपनी सर्फ जो इंटरनेट को फॉलो करती है, उसने इंकशाफ किया है कि साल रवा में जो सोशल मीडिया ख़ासतौर पर इंटरनेट पर पाबंदियाँ आयद की गई उसमें ईरान का पहला नंबर है। क्योंकि जो जायदान में वाक़यात हुए सैकड़ों लोगों उसका निशाना बने, उसकी तफसील में मैं क्या जाऊँ। फिर इंडिया कश्मीर में ख़ास तौर पर जो मज़ालिम बरसों से कर रहा है, पाकिस्तान का नाम जो तीसरे नंबर पर आया है वो ख़ास तौर पर सन 9 मई के हवाले से आया है कि उसके रद्द अमल में जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया उसको बढ़ावा देने के लिए। और ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एशियाई ममालिक ही हैं जहाँ सोशल मीडिया पर ज़्यादा पाबंदी लगती है। यही कोई 71%, या सारी दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया ख़ासतौर पर इंटरनेट हैं उसमें 71% जो हैं वो एशियाई ममालिक हैं जहाँ ये पाबंदी लगती है। और साल रवा में कोई कहते हैं कि 2 अरब 35 करोड़, जी हाँ 2 अरब 35 करोड़ ने इंटरनेट सेंसरशिप का सामना किया। हमारे साथ हैं हारून रशीद बलोच साहब, बड़ा गहरा उबूर रखते, सीनियर मैनेजर हैं डिजिटल राइट्स प्रोग्राम्स के। शुक्रिया हारून साहब। हारून साहब, हम लोग 70 की दहाई में सेंसरशिप का सामना करते रहे, अभी भी ठीक है, मामूल के मुताबिक हिदायतें भी आती हैं, लेकिन ये जो इंटरनेट पर जो पाबंदियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस है ना। हम तो समझते थे बिल्कुल आज़ाद है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जी क्या कहेंगे हारून साहब? जी मुजाहिद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है ये, अपना इसमें प्रोग्राम में इसको मौजू बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक टाइम हुआ करता था पाकिस्तान में सेंसरशिप जो है वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से होती थी। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको चिट्ठियाँ आ जाती थी, आपको प्रेस एडवाइस आया करती थी। बल्कि मुशर्रफ के दौर में जब तक मैं भी एक्टिव सहाफ़ी था तो इस्लामाबाद में हमें भी बहुत तरीके से सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा 2007 में बिल्कुल बैन कर दिया गया था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो बिल्कुल ऑफ एयर हो गए थे। तो लेकिन जब से इंटरनेट इवॉल्व हुआ है तो मीडियम जैसे जैसे इवॉल्व होता जा रहा है, जर्नलिज्म की जहतें भी और उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी कम्प्लेक्सिटीज वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही हैं। और डेफिनेटली अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते इन सारी चीज़ों से तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैप देखने को मिलता है डेफिनेटली। और ये जैसे आप सर्फ शॉक की जो रिपोर्ट है आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वाकई ये बताया गया है। बेसिकली मैं बता दूं सर्फ शॉक है क्या। सर्फ शॉक एक कंपनी है इंटरनेशनल जो कि नेदरलैंड्स में बेस करती है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जैसे वीपीएन्स का नाम आपने सुना होगा। तो हम अक्सर वीपीएन्स तब यूज़ करते हैं जब कोई वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन ब्लॉक होती है तो हम उसको एक्सेस करने के लिए वीपीएन ऑन करते हैं। तो सर्फ शॉक एक वही एप्लीकेशन है जिन्होंने नेट ब्लॉक्स, एक डिजिटल राइट्स की कंपनी है, ग्लोबल नेटवर्क है, उसके साथ इश्तराक करके पिछले साल से ये रिपोर्ट्स निकालनी शुरू की हैं। तो देखना इनका मकसद ये होता है कि दुनिया में कहां पर सेंसरशिप हो रही है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इंटरनेट की सर्विसेज को डाउनग्रेड करके।
बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाए बगैर मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहूँगा कि जो हमारे अखबार पे पाबंदी लगती थी वो चैलेंज होता था, ऑफ एयर किया जाता है एंकरों को, या टीवी पाबंदी करती है वो भी अदालतों में जा सकते हैं, उन्हें मिल सकता है। ये जो सोशल मीडिया की पाबंदियाँ हैं इन्हें कहाँ चैलेंज किया जाएगा? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से आपको पता है कि दुनिया में जो कवानीन यूएन के मौजूद हैं, जैसे ICCPR है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत सहाफ़ी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या सहाफ़ती इदारे या प्रेस क्लब्स वो यूएन को रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, और वहाँ पर अपनी जो ये सारे इश्यूज़ हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड, वो आप वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट के ज़रिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स ने जब इस किस्म के लॉज को रेटिफाई किया हुआ है तो वहां पर हर 4 साल बाद, 3 साल के साइकिल कंप्लीट होने के बाद हुकूमत अपना एक वर्जन बताती है कि हमने जो सिविल राइट्स हैं या शहरी आज़ादियां हैं या उस हवाले से पॉलिटिकल राइट्स है, सियासी जो हकूक है, उनके हवाले से क्या क्या इकदाम किए हैं जिससे लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में सिचुएशन बिल्कुल उसके बरक्स है। हमें हुकूमत वहां पर क्लेम करती है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं जो सिविल राइट्स के ऊपर काम करते हैं, एनजीओज की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अपना किसी हद तक किरदार अदा करती हैं, लेकिन जो मीडिया के इदारे हैं वो इस हवाले से रिपोर्टिंग और अल्टरनेट रिपोर्ट सबमिशन के हवाले से वो बिल्कुल उनकी कैपेसिटी ना होने के बराबर, उनको पता भी नहीं है कि इस किस्म के फोरम्स मौजूद है जहां पर दाद रसी के लिए अपनी आवाज बुलंद की जा सकती है। तो आई थिंक कि इन फोरम्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रेस क्लब्स को भी होनी चाहिए। लेकिन हारून ये भी तो है ना, वो जो एक हमारे टर्म है मादर पिदर आज़ाद, मसलन जो ख़ास तौर पर कैरेक्टर किसी भी आप ओहदेदार, किसी भी खातून, किसी भी शख्स के बारे में किसी से कोई जोड़कर आप उसके बारे में फ़ेक न्यूज़, उसकी फैमिली के बारे में फ़ेक न्यूज़ यकजा तौर पे चला दें, लाखों लोग देख लें, उसके बाद आप कह दें नहीं जनाब वो तो उसकी तरदीद भी करने से क्या होगा, वो तो वायरल हो चुकी होगी, जो डैमेज होगा। तो इसमें कहीं कोई लाइन ड्रॉ नहीं है ना कि फेक में यानी जहाँ एक अच्छा पहलू है जो इन्फॉर्मेशन का, वहाँ दूसरा जो फेक का पहलू है, करेक्टराइजेशन का जो पहलू है, ये भी तो बड़ा खौफनाक है। फिर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, अब तो खैर आप देखिए किस तरीके से ख़वातीन हिंदुस्तान पाकिस्तान से आ जा रही हैं, वो तो एक अलग है। और जो सैकड़ों हज़ारों जो वाक़यात हो रहे हैं, नई जनरेशन जिस तरह ख़ास तौर पर इस मीडिया के ज़रिए आपने कहाँ कहीं कोई है इस पर रिस्ट्रिक्शन, कहीं है कहीं आप लॉक कर सकते हैं, ये भी तो पहलू है ना हारून। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये मसाइल हैं। हर मीडिया, जब भी मीडिया एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल होता है तो उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी डार्क साइड्स ना हो। इंटरनेट की डार्क साइड्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो मसाइल आपने कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से आपने डिस्कस किया, डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिबेट के अंदर बहुत बड़ा मसला है। एक्सप्रेशन के साथ साथ जो एक इलेजिटिमेट डिबेट है, एक लेजिट एक्सप्रेशन होता है और एक इलेजिट एक्सप्रेशन होता है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। तो दुनिया सारी इस बारे से परेशान है, लेकिन ममालिक जितने भी हैं, डेमोक्रेसी, जमहूरियतें, वो जब भी हकूक के हवाले से कानून साजी की बात करती हैं तो वहाँ पर वो इस चीज़ को मद्देनजर रखती है कि किसी का जो बुनियादी हक है वो सल्ब ना हो। और यही दुनिया भर के अंदर, बल्कि कोर्ट्स भी इसी चीज़ को जब डिसाइड करते हैं किसी फैसले को, तो इसी रूह को सामने रखती है कि जो बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर कदगन ना लगे, हारून ये बताइए चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए। तो पाकिस्तान में जो पाबंदी लगाई गई है या जो कहा गया है उनके सर्फ की तरफ से, वो 9 मई के एहसाने के सबब है। वाक़या जो फौजी तनसीबात पे हमले हुए, जो कुछ फिर आपने देखा, लेकिन सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जेलों में गईं। यानी इसमें ये कि उनके लिए जो आवाज़ उठ भी नहीं उठाई जा सकती, उस ख़ास पार्टी या फ़र्द के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो ये इसको आप किस तरह देखते हैं हारून? देखिए, बिल्कुल ये जो रिपोर्ट जिसका आप हवाले दे रहे हैं, ये इस साल की पहले 6 महीने से रेलेवेंट डाटा की रिपोर्ट है। और पाकिस्तान में इस हवाले से सबसे बड़ा जो वाक़या जहां पर गवर्नमेंट ने इंटरनेट को स्टाइफल किया है, उसको ब्लॉक किया है, वो 9 मई का है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंटरनेट सिर्फ एक दिन के लिए ब्लॉक नहीं हुआ, बल्कि आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 9-10 दिन तक जो सोशल मीडिया की कंपनीज की जो सर्विस थी, खुसूसन फेसबुक की सर्विस, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक के यूज़र सबसे ज़्यादा हैं।
अगर पाकिस्तान में बाकी सोशल मीडिया की कंपनीज के यूजर्स की तादाद देखी जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यूजर्स हैं वो फेसबुक के हैं, व्हाट्सएप के हैं, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है, इसी तरीके से। तो ये कंफर्म बात है कि ये 9 मई के हवाले से ही ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज और जो जिस तरह सप्रेस किया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या इंटरनेट की आज़ादियों को, तो पाकिस्तान इसलिए तीसरे नंबर पे गर्दाना जा रहा है एशिया के अंदर। और खसूसन उसका रेलेवेंस उन्होंने ये बताया है कि जो नए कवानीन पाकिस्तान ने इनेक्ट किए हैं उसके बाद डेफिनेटली वो साइबर क्राइम के जो कवानीन है उसके तनाजुर में, और जिस तरीके से गवर्नमेंट बगैर कवानीन का सहारे लिए बगैर भी बहुत सारे ऐसे आर्बिट्रेरी इकदाम करती है जिससे वो इंटरनेट को बंद कर देती है। तो ये वो बेसिकली ट्रेंड्स हैं जो कि डिस्टर्बिंग हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सोशल पर अगर पाबंदियां इसी तरह रह गई तो फिर इंटरनेट का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का इस्तेमाल, तो फिर ओवरऑल क्या फ्यूचर है सोशल मीडिया का अगर इन्हीं पाबंदियों को अगर पेश नज़र रखा जाए? हारून बलोच साहब। देखिए, इंटरनेट की यूजर में तो कमी बिल्कुल भी नहीं आएगी। बस पाकिस्तान ने अपने आप को किस सफ में खड़ा करना है, क्या हम अथॉरिटेटिव रिजीम्स की सफ में, जैसे कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा किया गया है इस रिपोर्ट के जो अदाद-ओ-शुमार है वहां पर, या सऊदी अरब के साथ, या यूएई का आपने जिक्र किया, या चाइना के साथ, ये सारे अथॉरिटेटिव कंट्रीज हैं, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान अपने इज अ प्रोक्लेम्ड डेमोक्रेसी, अपने आप को जमहूरियत प्रोक्लेम करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर जमहूरी इक़्तिदार उस तरीके से परवान नहीं चढ़ी हैं। तो जो हमारे अंदर डेमोक्रेटिक जो एक फुकदान है वैल्यूज़ का, उसको हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अगर हम जमहूरी माशरों की बात करेंगे तो इंटरनेट को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इवन के अथॉरिटेटिव कंट्रीज़ भी अपने मुल्क के अंदर किसी हद तक जहाँ पर उनको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स से खतरा नहीं होता, तो जहां तक इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल राइट्स की बात है तो वो अपने लोगों को इंटरनेट तक की रसाई देते हैं। जैसे चाइना की मैं बात करूं, वहां पर उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं ताकि लोगों पर नजर रख सकें, क्योंकि जो एप्लीकेशंस और जगहों पर बनती हैं वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वहां की टेक्नोलॉजी को सर्वेलेंस वहां पर नहीं की जा सकती, जासूसी उस तरीके से नहीं की जा सकती। इसलिए चाइना ने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है, रशिया ने अपना इंटरनेट बनाया हुआ है, इसी तरीके से और अथॉरिटेटिव कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने इंटरनेट बनाए हुए हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि जो ग्लोबल विलेज के जो फवायद हैं उससे फिर आपके लोग कट ऑफ हो जाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और अब आप देख सकते हैं कि इकोनॉमीज जिस तरीके से फैली हैं और ये फैल रही हैं हमारे इर्द गिर्द, अपने हमसाया ममालिक को देख लें, आज उनकी इकोनॉमी, उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $100 बिलियन से तजावुज़ कर गए हैं। तो उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया दुनिया के साथ। अगर हमने आगे अपनी इकोनॉमिक और बाकी जो हमारे एरियाज़ हैं उसके अंदर, डोमेन्स के अंदर तरक्की करनी है तो हम इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकते, हमें उसको फैसिलिटेट करना है। और फैसिलिटेट करने के साथ साथ अवाम को शऊर देना है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी जब वो इंटरनेट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार। शुक्रिया हारून बलोच साहब, बड़े अहम इशू को बारे में बड़ी तफसील से और बड़ी गहराई से और बहुत ही टेक्निकलिटी को आसान ज़बान में बता रहे थे कि सोशल मीडिया, ख़ासतौर पर इंटरनेट और फेसबुक पर जो कुछ हो रहा है और उसको जो कर्टेल किया जा रहा है या पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं उसके क्या मुज़मरात होंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और IMF से मिलने वाले $1.2 बिलियन और फिर सऊदी अरब से और फिर UAE से और फिर चाइना से मिलने वाले जो कि 7-8 अरब रुपए, उसके बाद ये ख्याल था कि रुपए की कदर बढ़ेगी और डॉलर की उड़ान कम होगी, लेकिन इनके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से हालिया दिनों में, यानी एक हफ़्ते में कुछ 10 ऊपर से ज़्यादा बढ़े हैं, ग़ालिबन 286, 287 सुबह शाम, पता ही नहीं चलता। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर 300 पर आ जाए। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के मोहतरम ज़फ़र पराचा साहब हैं। शुक्रिया पराचा साहब, आपने वक्त निकाला। हम तो बड़े
खुश हुए थे और आप लोग भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे आईएमएफ के जो आए, दोस्त ममालिक से जो आए, लेकिन अब देखें फिर डॉलर की उड़ान रुकी नहीं रही। गालिबन 286 288 कितने हैं? देखिए जनाब, बात यह है कि जो आईएमएफ से हमें पैसे आए और उसकी वजह से दोस्त ममालिक से भी आए, तो जितने हमको डॉलर चाहिए उसके मुकाबले में ये बहुत कम है, पहली बात। लेकिन उसके साथ साथ जो आईएमएफ की शर्त है कि आपने अपनी नॉन एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट को भी स्टार्ट करना है, जो कि मैं समझता हूं हमारे लिए गैर मुनासिब है ये शर्त। क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर्स होते तो हम इंपोर्ट क्यों रोकते, और अगर हमारे पास डॉलर होते तो हम आईएमएफ के पास क्यों जाते। तो ये एक अजीब सी कन्फ्लिक्ट किस्म की उनकी शराइत है कि वो ये कहते हैं आप इंपोर्ट खोलें, तो इंपोर्ट खोलने की वजह से ये रुपए पे प्रेशर आया है। फिर उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स हैं, इंटरबैंक ओपन मार्केट का रेट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये तो वहां पे होता है जिन मुल्कों के पास 100 बिलियन डॉलर 200 बिलियन डॉलर हो, वहां पे सेकेंडरी मार्केट नहीं होती, इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेटों का फर्क नहीं होता, एक ही मार्केट होती है। लेकिन हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में जहां पे डॉलर्स की कमी है, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है हमारे पास, तो वहां अंडरस्टूड बात है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क होगा। तो उनकी जो ये शराइत है, ये जो वैसे तो बहुत सारी शराइत हैं, लेकिन जो मेन शर्त है फॉरेन एक्सचेंज के लिए कि आपको इंपोर्ट की इजाजत देनी है, तो हुकूमत ने मजबूरी में इंपोर्ट की इजाजत दी है, उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर है। नहीं, प्राचा साहब, आपकी बातें वजह तौर पर दुरुस्त हैं जो आप आईएमएफ के हवाले से कर रहे हैं। लेकिन एक तो ये कि मुझे नहीं इल्म कि अगर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है कहीं दोबारा 300 की तरफ ना आए, और दूसरे डॉलर का ना मिलना, यानी ये 200, 400, 500 डॉलर जो है मिलना, वो कितना दिक्कत और वक़्त से मिलता है, ये भी तो एक अहम है ना। तो हम जी देखिए जनाब, ये जो बड़े हैं ना, एक्चुअली हमने जो इसको नाजायज तौर पे दबाया, खास तौर पे हमने जब आईएमएफ का हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और उसकी वजह से हमने जो मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन करके 10 रुपए 15 रुपए इसको नीचे किया जबरदस्ती, वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर आने से इतना फर्क नहीं आना चाहिए था सिवाय 2 रुपए के। तो जो हमारी पुरानी आदत है कि हम चाहते हैं डॉलर महंगा बेच, हर चीज महंगी बेच के सस्ती खरीद लें, तो हमने पिछले 15 दिनों में भी वही काम किया। तो ये उसी का रिजल्ट है कि जिस चीज को हमने जितनी जोर से दबाया वो उतनी जोर से वापस दीवार से बॉल वापस आई है। तो एक्चुअल वैल्यू इसकी यही थी जो हमने एक हाइप क्रिएट करके कम कर दिया। तो अभी भी यही है, और अगर हम इंपोर्ट मजीद खुली रखेंगे तो रुपए पे मजीद दबाव रहेगा फिलवक्त। सो माजरत के साथ, तो अब ये तो हम भूल जाएं जो एक एक्सपेक्ट था कि अगर डॉलर हमारे पास आ गया 10-12 अरब डॉलर, तो शायद हम 250 रुपये पे आ जाएं। तो ना हम 250 रुपये पे आएंगे और ना और इस बात का भी इम्कान है कि हम 300 से ऊपर भी जा सकते हैं, या इसको कह लें कि 300 पे चले जाएंगे। राजा साहब जी, आपकी बात ठीक है, दोनों बातें आपकी ठीक है। 250 रुपए में आता हुआ तो नहीं लगता फिल वक्त, और 300 रुपए के ऊपर भी इसको इंशाल्लाह नहीं जाएगा ये। लेकिन मैं आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, खाली मिसमैनेजमेंट है। देखिए, हमारे 60 बिलियन डॉलर की हमारी इनकम है, रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के, और इतनी ही हमारी इम्पोर्ट है। गो के स्टेट बैंक ने बहुत अच्छे कंट्रोल्स किए हैं, फ्लड होने से बचाया है, जिसको कहते हैं ना गुमनाम हीरो। तो मैं वो समझता हूँ मौजूदा गवर्नर और स्टेट बैंक और उनकी टीम का ये कमाल है। लेकिन आगे अगर हम इसको मैनेजमेंट ठीक कर तो हमारा जो रुपया मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है और डॉलर नीचे आ सकता है। लेकिन अगर हमने अपने खर्चे अखराजात कम नहीं किए, किफायतशारी और सादगी ना अपनाई, तो फिर ये रुपए के ऊपर प्रेशर रहेगा। शुक्रिया ज़फ़र प्राचा साहब। बहरहाल आप मैंने कहा ना कि खाली डॉलर की जो है उसकी उड़ानी नहीं जा रही, बल्कि डॉलर की दस्तयाबी जिसे कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सबब शायद एक आम आदमी की
पहुंच से भी दूर हो रहा है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।